गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इसी सीक्वेंस में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा इसी सीक्वेंस में। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द CFSE for octahedral and tetrahedral complexes is related to। जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की जो CFSE एनर्जी है उसका रिलेशन क्या है, किस तरह से वो रिलेटेड है। तो देखो, जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बिल्कुल क्लास में लिखवा रखा है। एक तो मैंने क्या लिखवा रखा है, स्क्वायर प्लेनर की जो CFSE होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे कम जो होती है वो टेट्राहेड्रल के लिए CFSE का ऑर्डर होता है। ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर के लिए, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए, और सबसे कम जो होता है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होती है सबसे कम, वो किसके लिए? टेट्राहेड्रल के। फिर देखो, मैंने आपको कुछ रिलेशन बता रखी। तो एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा ओ या डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होती है तो देखो दो रिलेशन हो सकते हैं। डेल्टा ओ बराबर क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। अगर डेल्टा ओ की बात करूं तो 9/4 डेल्टा टी। देखो, ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा होता है तो ये हमेशा एक से ज्यादा होगा दोनों को बराबर करने के लिए। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा जाए डेल्टा टी बराबर, तो ये 4/9 डेल्टा ओ हो जाएगा। क्योंकि अब आपको पता है ये ऑक्टाहेड्रल की CFSE ज्यादा है तो ये एक से कम से मल्टीप्लाई होगा, ये आप ध्यान रख लेना। और अगर डेल्टा SP को हम लोग डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के साथ जोड़े तो ये 4/3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल होगा। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए डेल्टा O बराबर, तो इसको लिखा जाएगा 3/4 डेल्टा। ये सारी चीजें समझने की है, कैसे भी पूछ सकता है वो ध्यान रखना है एग्जाम में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन सही होगी इसके अकॉर्डिंग। देखो, ये माइनस तो इसने सब में ही लगा दिया है, तो एक बार जो CFSE होती है वो नेगेटिव में ही होती है। ध्यान रखना, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है। मैं तो ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव सिंबल हमेशा रहेगा। मैंने नोट्स में भले ही नेगेटिव नहीं लगाया है, क्योंकि जब रिलेशन की बात आएगी तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता, ध्यान रखना। बाकी मैंने एक बात बताई है वहां पे कि CFSE नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। ये मैंने बताया है क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। तो अगर ये रिलेशन हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला है तो ऑक्टाहेड्रल वाला है तो ये 9/4 होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? 9/4। तो ये गलत है। टेट्राहेड्रल और ये तो मतलब ही नहीं है इन दोनों का, तो रिलेशन तो यही रहेगा। तो जो करेक्ट होगा वो ये वाला होगा। इट मींस जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है। देखो, आपको जल्दबाजी में क्या लगेगा, आप इसको भी टिक कर दोगे, नहीं यार ये 4/9 नहीं होगा, ये सॉरी, ये फिर देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है तो ये हमेशा एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई होता है। सिंपल मैथमेटिक्स भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब ब्लू कलर ऑफ व्हाइट लाइट देन कलर ऑफ लाइट इमिटेड विल बी। यदि कोई संकुल श्वेत प्रकाश के नीले रंग को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो उत्सर्जित प्रकाश का रंग होगा। आपको सबको बता रखा है कि कोई भी पदार्थ या सब्सटेंस है उसका कलर कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो प्रकाश आ रहा है वो सब्सटेंस उसके किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा, उसका जो एक तरह से रेसिप्रोकल जो कलर होगा वो पदार्थ उस कलर का दिखाई देगा। और देखो, मैंने सारा क्लास में करवाया था। देखो, ये सारे कलर, अगर वो ब्लू कलर का करता है तो वो ऑरेंज दिखाई देगा, अगर वो रेड का करता है तो वो फिर ब्लू ग्रीन दिखाई देगा, अगर वो ग्रीन का करता है तो पेल येलो दिखाई देगा, अगर येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है तो इंडिगो कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो किस कलर का दिखाई देगा? ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। तो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा मींस थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो,
बहुत इजी गोइंग चीजें हैं, बस आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे सर ने पढ़ाया है भूलना मत। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, एक दूसरे के पूरक बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे? पूरक। अगर ब्लू को एडजॉर्ब करेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज। ऐसे ही सारे कलर का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये दोनों कंपाउंड, ये कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्सासाइनोक्रोमियम, और इसके साथ ये दूसरा कंपाउंड दे रखा है हेक्साएमीन क्रोमियम और हेक्सासाइनो कोबाल्ट। तो ये दोनों कंपाउंड किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो देखो आपको बता रखा है और आपको पता भी होगा। देखो सीधा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लोग सीधा इसी में सोल्व कर लेते हैं। देखो देखो एक तरह से ध्यान रखना, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती है, ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती है, ये पॉलीमराइजेशन नहीं हो सकती है, ये केवल और केवल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। और ये आपने पढ़ भी रखा है कि अगर इस तरह के कंपाउंड है और केवल लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, अगर केवल लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है तो इस तरह की जो आइसोमेरिज्म होती है उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। ये देखो ये जो सारे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक बार जस्ट 1 मिनट। ये यहां तक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2013 तक के हैं, और यहां से आगे जो डिस्कस करेंगे वो आरपीएससी 2024 के 2015 के क्वेश्चन। ये यहां तक जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, जो यहां तक 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, चौथा क्वेश्चन है, ये सारे आरपीएससी 2013 तक पूछे गए हैं, 2013 की एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे जो डिस्कस करेंगे वो आरपीएससी 2015 की, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन है ये। इन aqueous solution 1 mole of this gives 1 mole of AgL precipitate with excess of AgNO3, then what is the secondary valency of metal? देखो वर्नर्स थ्योरी आपके माइंड में आनी चाहिए। वर्नर्स थ्योरी में ये बताया था कि 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ध्यान रख लेना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो इक्वल टू, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, वहां कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। वर्नर्स ने बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, 1 मोल तो ये वाला दे रखा है इससे, और ये बता रखा है कि जब एक्सेस AgNO3 लेंगे तो केवल हमें 1 मोल AgCl मिलता है। इसका मतलब 1 मोल AgCl मिलने का मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसके बाहर केवल 1 Cl होगा, और उसके बाहर 1 Cl होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो NH3 का होल 4, 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला बनेगा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला बना है इसके अकॉर्डिंग देखो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 6, क्योंकि 6 लिगेंड है। इसका मतलब इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 6। अगर प्राइमरी बोलता तो 3 होती, क्योंकि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। इसलिए अगर प्राइमरी वैलेंसी पूछता तो 3 आती, नो डाउट, लेकिन अगर सेकेंडरी पूछ रहा है तो 6 लिगेंड है। इसका मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 6। और 6 होने का मतलब जो करेक्ट आंसर होगा डी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कभी भी चकमा दे जाएंगे, ध्यान रख लेना। आपके समझ में ही नहीं आएगी कहानी की क्या गलती करके आ गए हम। आपको समझ में ही नहीं आएगी कहानी कि हम लोग क्या गलती करके आ गए। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एनबी नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है।
इस Nb मतलब नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, और नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। देखो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, पूरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा काम यहीं तक हो जाएगा। 4D में हम लोग क्या पढ़ते हैं यार, जानना नायोबियम और मोलिब्डेनम, मैंने मेरे तरीके से याद कर रखी है, आप अपने तरीके से याद कर लेना। और यहाँ पे हम लोग 5D में लिखते हैं लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेनम और वेनेडियम। देखो ये नायोबियम यहाँ पे आ रहा है। अब देखो बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि वेनेडियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, और वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D3 4s2। लेकिन ध्यान रखना, अब आपको क्या लगेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये एक्सेप्शन में जाता है। और एक्सेप्शनल में क्या होता है, 3D4, सॉरी एक्सेप्शनल में क्या होता है इसका, हाँ सही सॉरी 4D4, यहाँ पे 5 आएगा, पहले ही 5 कर लो, 4D4 5s, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कौन सा है, 4D4 5s1, ठीक है, 4D4 5s1। और ये नहीं हो सकता ये, अब देखो ज्यादातर बच्चों ने ये किया होगा, ज्यादातर बच्चों ने ये किया होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से होना था। तो ध्यान रखना थोड़ा सा करेक्शन था, वेनेडियम जैसा नहीं होगा। तो इसको यहां से हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, और क्रॉस कर देंगे तो ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब पता नहीं क्यों क्या हुआ, जस्ट 1 मिनट, लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट मार दिया था। बाकी देखो ये मतलब एक्चुअल क्या था ना, मुझे जहां तक लगता है इस क्वेश्चन में अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है। मैं बता दूं आपको एक्चुअल में जो डिलीट मारने का कारण था, इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं उनको आरपीएससी डिलीट मार देती है। तो कई बार एनसीईआरटी को फॉलो करने पर पता चलता है ये वाला होगा, लेकिन कई बार फिर क्या होता है कि कुछ अच्छी बुकें हैं उनमें अलग दे रखा है, तो फिर वहां पे वो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होता है, और कंट्रोवर्शियल होने से वो क्वेश्चन डिलीट मार दिया जाता है। और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट मार दिया था, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है देखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। अब आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर करनी चाहिए, 25 मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीज की। और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जस्ट 1 मिनट, 3D5 4s2। अब इसको डाईवैलेंट बनाना है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3D5। और 3D5 का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। और हमें पता है कि जो डी ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनका जो बोर मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, म्यू जो निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है N, ठीक है, N+2। यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 5 5+2। अभी देख लो कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये आपको थर्ड वाले में मिल रहा है, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। Which of the following complexes does not show geometrical isomerism? कि निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करता है, करता है नहीं करता है। तो देखो मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है, यहाँ पे फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड आपका दो तरह के आइसोमर बनाएगा। एक तो कौन सा, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो NH3 मतलब NH3 और ये Cl और ये Cl, ये ट्रांस है, और इसके साथ इसका क्या बन जाएगा, सिस। इसका मतलब ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज है, और पहले ही मैंने बता रखा है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज जनरली या क्या हमेशा ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। थर्ड नंबर पे
ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर तीन तीन लिगेंड सेम है तो दो तरह के आइसोमर बनते हैं। कितनी तरह के आइसोमर बनते हैं? दो तरह के, एक फेशियल आइसोमर और एक मेरिडोनियल। और अगर हम लोग ये दो आइसोमर बनाएंगे तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था इस तरह से, ये अगर तीनों क्लोरीन सेम साइड में है और तीनों NH3 सेम साइड में है तो इसको तो बोलते हैं फेशियल आइसोमर। और अगर दो क्लोरीन एक साइड में, Cl अपोजिट साइड में है, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देखो NH3 NH3 Cl Cl, बट यहाँ पे NH3 और यहाँ पे Cl, इस तरह का जो आइसोमर बनता है उसको बोलते हैं मेरिडोनियल, मतलब फैक और मर आइसोमर। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और एक ये वाला कंपाउंड है हमारा, ये वाला कंपाउंड भी दो तरह की आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस और ट्रांस। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, देखो इस तरह से हम लोग क्या बना लेंगे, मान लो ये EN हो गया, एक EN इधर हो गया, ये Cl, ये ट्रांस हो गया, और ऐसे ही इस क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म। इसकी सिस फॉर्म थोड़ा सा बना लेना आप लोग, कैसे बनेगी इसकी सिस फॉर्म, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं, यहाँ पे EN कर देना आप, और Cl और एक EN यहाँ पे कर, ये सिस फॉर्म। तो तीन कंपाउंड कौन कौन से, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, मतलब ये वाला और ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बट ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते। अब देखो इस क्वेश्चन को तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आप पढ़ते आए हो खूब सारा। डोपिंग ऑफ आर्सेनिक विथ सिलिकॉन इज कॉल्ड, कि अगर आर्सेनिक का सिलिकॉन में अपमिश्रण बनाया जाता है तो किस प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। तो देखो सीधा सा सिस्टम है, 13वां ग्रुप, 14वां ग्रुप और 15वां ग्रुप। 14वें ग्रुप में क्या पढ़ते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और Pb। इसमें क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और Bi। इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सबको पता है कि अगर 14वें ग्रुप में ये मिलाएंगे तो P प्रकार के सेमीकंडक्टर बनेंगे, और अगर ये बनाएंगे तो फिर आपके, सॉरी, अगर 14वें ग्रुप में अगर 15वें ग्रुप के एलिमेंट बनाएंगे तब N प्रकार के, क्योंकि देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनमें 4, तो 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसलिए ये N प्रकार के सेमीकंडक्टर होंगे। और अगर 13वें को 14वें में मिलाया जाएगा तो फिर आपके P प्रकार के सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मान लो लेड के साथ या किसी के साथ भी मिलाएंगे तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो स्पेस रह जाएगा। कार्बन है मान लो, और उसमें एल्यूमिनियम बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम जरा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम जरा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर ये एल्यूमिनियम है वो मान लो यहाँ जुड़ गया, दूसरा यहाँ पे जुड़ गया, तीसरा यहाँ पे जुड़ गया, चौथा यहाँ पे, तो इस एल्यूमिनियम के पास 3 ही थे, ये जो है वो स्पेस रह जाएगा, इसलिए फिर ये P टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे। और अगर कार्बन में मान लो नाइट्रोजन मिला दिया जाए तो ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और एक इसके पास एडिशनल रह जाएगा, इसलिए ये N प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाएगा। इसलिए अगर देखो आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है, 15वें ग्रुप का, इसका मतलब N टाइप के सेमीकंडक्टर बनेंगे, मींस N टाइप मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 कंपाउंड दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, आपस में हैं इन दोनों, मतलब हमें आइसोमेरिज्म बतानी है कि दोनों कंपाउंड किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखो अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें और हम लोग इस कंपाउंड की बात, जब ये आयन टूटेगा आयनों में तो क्या बनेंगे, देखो CO NH3 होल 5 Cl और एक बनेगा सल्फेट आयन। और अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, CO NH3 होल 5 SO4 और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब इन दोनों का आयोनाइजेशन हो रहा है तो जो आयंस हमें मिल रहे हैं वो आयंस अलग अलग मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना इस तरह की जो आयनाइजेशन या इस तरह के जो
आइसोमेरिज्म होती है जिसमें उनके आयोनाइजेशन पर अलग अलग आयन बनते हैं, इस तरह के आइसोमर्स को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स या फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये जो दोनों आइसोमर हैं वो किस तरह के हैं, आयोनाइजेशन हैं। आप ध्यान रखना, लिंकेज में क्या होता है, जो ऐसे लिगेंड्स जो दो जगह से जुड़ सकते हैं, तो अगर दोनों कंपाउंड में अलग अलग एटम से जुड़े हैं तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मैंने अभी बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मैंने बताया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और फिर हम लोग नेक्स्ट की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है देखो इस क्वेश्चन में, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज एक्सप्लेन। संक्रमण धातु संकुलों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। देखो बेसिकली संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है, और जहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होता है, ध्यान रखना। तो जो बीबीटी है मेनली वो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो शेप और स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से तो शेप आएगी उसकी। ठीक है, बाकी और जो ऑप्शन है हम लोग एक बार उन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज सबको पता है, सीएफटी बताती है इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेज ये भी सीएफटी बताती है इसके बारे में, जो कॉम्प्लेक्सेज है उनका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, फिर आगे जाके एमओटी भी पढ़ते हैं, वो बताती है, बट बीबीटी नहीं बताती है। और तीसरा है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विथ टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो क्यूरी टेम्परेचर जो वगैरह है वो बताते हैं। तो उसका टेम्परेचर सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, इसका बीबीटी से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। बीबीटी का मेन पर्पज जो है वो शेप के बारे में बताना है, और शेप कहां से निकल के आती है, हाइब्रिडाइजेशन से। और जब कोई भी एटम जब हाइब्रिडाइजेशन करता है तो वो स्टेबिलिटी के लिए करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुल मिला के एक ही कंसेप्ट है कि जो वीबीटी हमें बताएगी वो केवल और केवल संकुलों की आकृति और अस्थायित्व के बारे में बताएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।